स्टडी पीबी यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों का आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 की गणित की बोर्ड परीक्षा 2022 में आने वाली पहली 5 प्रश्नावलियों का सार पढ़ेंगे। इन प्रश्नावलियों में है वास्तविक संख्याएं, पहली प्रश्नमाला, दूसरी प्रश्नमाला बहुपद, तीसरी प्रश्नमाला दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसके बाद है द्विघात समीकरण और पांचवी प्रश्नमाला समांतर श्रेणियाँ। इन 5 प्रश्नावलियों का सार हम आने वाले कुछ मिनटों में पढ़ेंगे, जिससे कि हम परीक्षा में आने वाले बहुविकल्पीय प्रश्नों, रिक्त स्थानों वाले प्रश्नों और लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर देकर अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहली प्रश्नमाला है वास्तविक संख्याएं। इसमें जो मुख्य बिंदु हैं, सबसे पहले है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए होने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान होती है कि a बराबर bq प्लस r, जहाँ जो r है वो शून्य के बराबर या उससे बड़ा होता है और b से सदैव ही छोटा होता है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य है a, भाजक है b, भागफल है q और शेषफल है r। शेषफल हमेशा ही जिसे हम भाग दे रहे हैं उससे छोटा होता है या शून्य या के बराबर या उससे बड़ा होता है। ऐसा कथन जो स्वयं सिद्ध हो उसे प्रमेयिका कहते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात करने की तकनीक है। फिर है कि एक न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है। HCF और LCM का गुणा दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, या HCF गुणा LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। HCF का मतलब महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM का मतलब लघुत्तम समापवर्त्य लीस्ट कॉमन मल्टीपल। फिर है कि यदि A तथा B अभाज्य संख्याएं हैं तो HCF ऑफ AB मतलब AB का HCF क्या होगा, 1 के बराबर होगा। फिर है कुछ संख्याओं के दशमलव प्रसार, वो संख्याएं किस प्रकार की होगी और जो उसका हर है उसके गुणनखंड क्या होंगे। पहला है यदि दशमलव प्रसार शांत है तो संख्या परिमेय होगी और p बटा q में लिखने पर जो q है उसके गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में होंगे, जहाँ n और m ऋणेतर पूर्णांक है, ऋण संख्या नहीं है, उसके अलावा पूर्णांक संख्या है। दूसरा है यदि दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो तो संख्या का प्रकार परिमेय होगा और जो गुणनखंड है q के वो 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में नहीं होंगे। तीसरा है यदि दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, मतलब न तो वो समाप्त हो रहा है ना ही वो रिपीट हो रहा है, तो संख्या का प्रकार अपरिमेय होगा और उसके जो हर के गुणनखंड है वो उपलब्ध नहीं होंगे। इसके बाद शांत दशमलव प्रसार व अशांत दशमलव प्रसार जो आवर्ती होता है, ये दोनों ही प्रकार परिमेय संख्याओं का है। बार वाली जो संख्याएं हैं अशांत आवर्ती प्रकार की संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है, जैसे 2.35 के ऊपर बार लगा हुआ है, जैसे उदाहरण में आपको दिख रहा है। अगला बिंदु है अशांत अनावर्ती संख्याओं को p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है। उसके बाद बिंदु है पाई एक अपरिमेय संख्या है। व्यापक रूप में हम कहें तो अंडर रूट में p एक अपरिमेय संख्या है, जहां p एक अभाज्य संख्या है। इसके बाद का बिंदु है यदि एक अभाज्य संख्या p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो
P A को भी विभाजित करेगा, जबकि A एक धनात्मक पूर्णांक है, जैसे 5 15 की स्क्वायर जो कि 225 होता है को विभाजित करता है, तो 5 15 को भी विभाजित करेगा। P की जगह यहाँ 5 का उपयोग कर रहे हैं हम, और A स्क्वायर की जगह है 15 की स्क्वायर, और A है यहाँ 15। उसके बाद यदि एक परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग या अंतर जब हम करते हैं तो एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। मतलब परिमेय संख्या प्लस या माइनस अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या होती है। अगला बिंदु है एक अशून्य परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल। एक अशून्य परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल एक अपरिमेय संख्या होती है। मतलब परिमेय संख्या जो कि अशून्य हो और उसको गुणा करें या भाग करें अपरिमेय संख्या से, तो हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। ये तो प्रश्नमाला 1 का सार था। इसके बाद है प्रश्नमाला 2, बहुपद। एक बहुपद का ग्राफ, द्विघात बहुपद का ग्राफ परिवलय होता है। क्या होता है? एक द्विघात बहुपद का जो ग्राफ है वो प्रवलय होता है। दूसरा बिंदु है एक वास्तविक संख्या के बहुपद का शून्य कहलाती है यदि p k बराबर 0। मतलब किसी बहुपद में k की जगह k का मान रखने पर शून्य प्राप्त हो जाए तो k बहुपद का शून्यक कहलाता है। एक द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। एक रैखिक बहुपद का 1 शून्यक होता है। अगला बिंदु है n घात के किसी बहुपद के अधिक से अधिक n शून्यक होते हैं। n से कम भी हो सकते हैं, परंतु अधिक से अधिक n शून्यक होते हैं। इसके बाद का बिंदु है यदि एक द्विघात बहुपद ax² + bx + c हो, जहाँ a बराबर नहीं है शून्य के, तो इसके शून्यक अल्फा और बीटा होते हैं। तो शून्यकों का योग अल्फा + बीटा बराबर होगा -b/a, और शून्यकों का गुणा अल्फा बीटा बराबर होगा c/a। इसके बाद का बिंदु है एक द्विघात बहुपद का रूप x² माइनस ब्रैकेट में शून्यकों का योग ब्रैकेट के बाहर x प्लस शून्यकों का गुणनफल होता है, या प्रतीक रूप में कहें x² माइनस ब्रैकेट में -b/a, उसके बाहर x + c/a भी होता है। यह प्रश्नमाला 2 का सार था। इसके बाद है प्रश्नमाला 3, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप होता है a1x + b1y + c1 बराबर 0। और दूसरी समीकरण होता है इस युग्म का a2x + b2y + c2 बराबर 0, जहाँ a1 a2, b1 b2 और c1 c2 वास्तविक संख्याएं हैं। और इन की तुलना करने पर हमें निम्न प्रकार से प्राप्त होते हैं मान। यदि तुलना करने पर a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2, तो उस समीकरण युग्म के हल अद्वितीय होते हैं। ग्राफ में जो रेखाएं बनती हैं उनकी प्रकृति प्रतिच्छेदी रेखाओं की होती है, और जो समीकरण निकाय है वो संगत होता है। दूसरा प्रकार है यदि a1/a2 बराबर हो b1/b2 और बराबर हो c1/c2, मतलब तीनों ही तुलना करने पर बराबर आए, तो समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ग्राफ की रेखाएं संपाती होती है और समीकरण निकाय संगत होता है। इसी तरह यदि a1/a2 बराबर हो b1/b2 परंतु बराबर नहीं हो c1/c2, तो उस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, और समीकरण निकाय असंगत होता है। यह है प्रश्नमाला 3 के जो महत्वपूर्ण बिंदु थे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है
तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास ही जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए। इसके बाद है प्रश्नमाला 4, द्विघात समीकरण। एक द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c बराबर 0, जहाँ a जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है, उसके अलावा कोई भी मान हो सकता है a का। और एक जो द्विघात समीकरण होती है उसके दो मूल होते हैं जो वास्तविक या समान हो सकते हैं, वास्तविक और असमान हो सकते हैं, या काल्पनिक हो सकते हैं। एक द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की या हल करने की 3 विधियां हैं। पहली है गुणनखंड विधि, फिर है पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने वाली विधि जिसमें x के गुणांक का आधा किया जाता है और उसका वर्ग किया जाता है और दोनों पक्षों में जोड़ दिया जाता है, और उस तरह से अपने पूर्ण वर्ग बनाकर हल करते हैं। और तीसरी विधि है द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य विधि भी जिसे कहते हैं। द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य विधि क्या होती है? तो यदि ax² + bx + c बराबर 0 हो तो x बराबर होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac और सबके बटा में 2a होता है। अगला जो बिंदु है विभक्त कर विभेदक भेद करने वाला, जिसे विभक्त कर d से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, और d के बराबर होता है b² - 4ac। इसी से हम अपने जो मूल हैं उनकी प्रकृति का अंदाज़ा लगाते हैं। यदि b² - 4ac बराबर हो 0 के तो मूल वास्तविक होते हैं तथा समान होते हैं। यदि b² - 4ac बड़ा हो 0 से तो मूल वास्तविक होते हैं और असमान मतलब अलग अलग होते हैं। और यदि b² - 4ac छोटा होता है 0 से, माइनस में मान आ जाए b² - 4ac का, तो जो मूल वास्तविक नहीं होते, मूल होते हैं काल्पनिक और उन्हें ज्ञात करना संभव नहीं होता है। इसके बाद है प्रश्नमाला 5, समांतर श्रेणियाँ। एक समांतर श्रेणी जिसे हम इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक समांतर श्रेणी या एपी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने से पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, जैसे 3, 7, 11 ... इसमें हम देख रहे हैं कि प्रत्येक पद में 4 जोड़ने पर हमें अगला पद प्राप्त हो रहा है। या दूसरा उदाहरण है 9, 7, 5 ... इसमें हम देख रहे हैं कि प्रत्येक पद में -2 जोड़ने पर 2 घट रहा है एक तरीके से, परंतु जोड़ रहे हैं हम -2, तो अगला पद प्राप्त हो जाता है। इस तरह का जो सूची होती है वो कहलाती है समांतर श्रेणी। यह जो निश्चित संख्या है यह समांतर श्रेणी का सार्वंतर कहलाती है, जिसे हम d से लिखते हैं, और यह अंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। तो उस हिसाब से एक श्रेणी बनेगी। पहला पद है a, सार्वंतर है d, तो श्रेणी हो जाएगी a + d, a + 2d, a + 3d ... इसी तरह से यदि किसी समांतर श्रेणी AP में प्रथम पद a, सार्वंतर d और पदों की संख्या n है तो nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है, nवां पद होता है an, और an ज्ञात करने का सूत्र है a + n-1 ब्रैकेट में और ब्रैकेट के बाहर है d, और an को समांतर श्रेणी का व्यापक पद भी कहते हैं। सार्वंतर ज्ञात करने के लिए हम बाद वाले पद में से पहले वाला पद घटा देते हैं, जैसे d बराबर a2 - a1 बराबर a3 - a2 बराबर a4 - a3, मतलब बाद वाले पद में से उससे पहले वाला पद, चौथे में से तीसरा, तीसरे में से दूसरा, दूसरे में से पहला। अगला जो बिंदु है समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का सूत्र है Sn बराबर n/2 बड़े ब्रैकेट में 2a + n-1 छोटे ब्रैकेट में, उसके बाहर d और बड़ा ब्रैकेट बंद। यदि हमें
ए और ए एन दिया हो तो सूत्र होगा Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। किसी AP के n पदों के योग में से n-1 पदों का योग घटाकर nवां पद हम ज्ञात कर सकते हैं। an बराबर Sn माइनस Sn-1। और यदि हमें किसी समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद ज्ञात करना हो, जब हमें अंतिम पद दिया हो, पदों की संख्या दी हो और सार्वंतर दिया हो, तो सूत्र होगा किसी AP का अंत से nवां पद बराबर L माइनस ब्रैकेट में n-1 और D। ये प्रश्नमाला 5 के बिंदु है। इससे अगला बिंदु है कि यदि A, B और C AP के क्रमागत पद हैं तो 2B बराबर होता है A प्लस C। उसका अगला बिंदु है, उससे प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का सूत्र है n ब्रैकेट में n+1 बटा में 2। n प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योगफल का सूत्र है n ब्रैकेट में n+1। जैसे पहली दो सम संख्याओं का हमें योग ज्ञात करना हो तो हम देखेंगे कि दो संख्याएं हैं, n का मतलब है 2, 2 और 2 + 1, 2 और 1 3, 3 और गुणा 2 से करेंगे तो 6। और पहली दो संख्याएं हैं सम 2 और 4, इसका योग भी होता है 6। इसी तरह से प्रथम n विषम संख्याओं के योगफल का सूत्र है n²। जैसे पहली 5 विषम संख्याओं का योग निकालना है तो यहाँ n का मान है 5, 5 की स्क्वायर कर देंगे, उत्तर आ जाएगा 25। प्रथम n संख्याओं के विषम संख्याओं के योगफल का सूत्र है n²। तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, 5 की स्क्वायर कर देंगे। प्रथम 7 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, 7 की स्क्वायर कर देंगे। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है तो 10 की स्क्वायर कर देंगे। मतलब जितनी विषम संख्याएं होंगी उसी का हम वर्ग कर देंगे तो हमें प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल प्राप्त हो जाएगा। विद्यार्थियों, ये पहली 5 प्रश्नावलियों से संबंधित सार था। अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले कुछ सवाल, उनका अभ्यास करके देखते हैं। और इन जो रिक्त स्थानों का जो हल है वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि पहले रिक्त स्थान में क्या आएगा, दूसरे में क्या आएगा, तीसरे में क्या आएगा। तो पहला प्रश्न है, प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अद्वितीय रूप से डैश डैश के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अद्वितीय रूप से डैश डैश के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हमें रिक्त स्थान में बताना है क्या आएगा। दूसरा, डैश डैश मतलब रिक्त स्थान एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। हमें बताना है कि रिक्त स्थान में क्या आएगा। तीसरा प्रश्न है, त्रिघात बहुपद की घात खाली स्थान होती है। चौथा प्रश्न, द्विघात बहुपद का वक्र खाली स्थान की तरह होता है। तो खाली स्थान में क्या आएगा वो हमें कमेंट करके बताइए। प्रश्न 5वां, यदि रेखाएं डैश डैश रिक्त स्थान है तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। छठा प्रश्न, यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के तो समीकरण युग्म रिक्त स्थान होता है। बताना है खाली स्थान में भी क्या आएगा। प्रश्न नंबर 7, b² - 4ac को द्विघात समीकरण का खाली स्थान कहते हैं। b² - 4ac को द्विघात समीकरण का खाली स्थान कहते हैं। 8वां प्रश्न, ax² + bx + c बराबर 0 जहाँ a बराबर नहीं है 0 द्विघात समीकरण का खाली स्थान रूप कहलाता है। प्रश्न नंबर 9, यदि किसी AP के पदों में समान अंतर हो
किसी एपी के पदों में समान अंतर को खालिस्तान कहते हैं। हमें बताना है कि खालिस्तान में क्या आएगा। और प्रश्न 10वां, प्रथम n विषम संख्याओं का योग खालिस्तान होता है। प्रथम n विषम संख्याओं का योग खालिस्तान होता है। खालिस्तान में क्या आएगा ये आपको बताना है और आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि इन जो रिक्त स्थानों में क्या आएगा। इसके जो उत्तर है वो हम इससे संबंधित अगला जो वीडियो करेंगे, जिसमें हम जो शेष रही 5 प्रश्नावलियाँ हैं उनके बारे में भी बताएंगे, उनका सार भी बताएंगे। तो उस वीडियो में आपको इन रिक्त स्थानों के जो हल है वो मिलेंगे। उससे पहले आप इनको हमें कमेंट करके बताइए कि इन रिक्त स्थानों में क्या आएगा। 10 में से 10 सही जवाब देने वाले विद्यार्थियों के नाम हम अगले वीडियो में भी आपको बताएंगे कि किन विद्यार्थियों ने पूरे के पूरे सही जवाब दिए हैं। और जो इससे संबंधित दूसरा पार्ट होगा उसमें हम जो अंतिम 5 प्रश्नावलियाँ हैं, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति का परिचय, रचनाएं, सांख्यिकी और प्रायिकता, इन प्रश्नावलियों का सार लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक आप अपनी तैयारी निरंतर जारी रखें, पढ़ाई करते रहें, अच्छे दोस्त बनाते रहें, अच्छे लोगों से मिलें, अच्छी बातें करें, अच्छी संगत में रहें, अपने माता पिता और गुरुजन का कहना मानें और निरंतर अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहें, क्योंकि विद्या है अनमोल रतन और पढ़ने का सब करो जतन। आज के लिए इतना ही।